दिनांक 22 जुलाई वर्ष 2020 10वीं कक्षा सेकेंड चैप्टर मैथ्स 1 का वर्ग समीकरण प्रश्न संग्रह 2.6 के आखिरी 4 सवाल बच गए थे, जिसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। 7वां सवाल है कि एक नाव नदी की विपरीत दिशा में जाती है और पुनः लौटकर उसी स्थान पर आती है और ऐसा करने में उसे 8 घंटे लगते हैं। जाने में 36 किलोमीटर लगे और आने में भी 36 किलोमीटर लगे हैं। नाव का शांत जल में वेग 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव का वेग ज्ञात करना है। ये मैंने आकृति से बनाने की कोशिश की है। ये नदी का प्रवाह की दिशा है और नाव जब नदी के प्रवाह की विपरीत दिशा में जा रही है 36 किलोमीटर, फिर ये नदी के प्रवाह की दिशा में फिर से 36 किलोमीटर जाएगी और ये पूरी दूरी तय करने में 36 किलोमीटर जाने में 36 किलोमीटर आने में कुल इसे 8 घंटे लगे हैं नाव को। तो हमें यहाँ नदी का वेग ज्ञात करना है। तो इस तरह के सवाल में मैंने आपको बताया था कि जो भी ज्ञात करना होता है उसे x मान लेना चाहिए। तो यहाँ मैंने नदी के प्रवाह के वेग को x मान लिया। अब नाव का वेग, नाव प्रवाह की विपरीत दिशा में जा रही है, तो इसलिए प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव का वेग क्या होगा, 12 - x होगा। क्योंकि क्या होता है कि प्रवाह की विपरीत दिशा में वेग कम हो जाता है, कोई भी चीज़ धीमी हो जाती है अगर वह विपरीत दिशा में जा रही है प्रवाह के। तो नाव का वेग 12 था लेकिन विपरीत दिशा में है, इसलिए इसमें नदी का वेग माइनस हो गया, 12 - x। दूरी कितनी है, दूरी यहाँ 36 किलोमीटर है। अब समय यहाँ 8 घंटे हैं, इसलिए हम समय निकालेंगे। समय का सूत्र है दूरी बटे वेग। दूरी 36, तो दूरी का मान डाल दिया 36। वेग 12 - x था, तो वो 12 - x वेग के जगह पे 12 - x लिख दिया। तो ये जो फर्स्ट समीकरण मिल रहा है, ये प्रवाह की विपरीत दिशा में नाव को लगने वाला समय है। फिर प्रवाह की दिशा में क्या करना है, बस ये 12 - x के जगह पे 12 + x आ जाएगा, क्योंकि प्रवाह की दिशा में जब नाव चलेगी तो वेग बढ़ जाता है। अब ये दोनों समय को आप प्लस करेंगे तो 8 घंटे आएगा। सवाल में दिया टोटल 8 घंटे लगते हैं, तो ये दोनों समय को यहाँ प्लस कर दिया, कुल 8 आ गया। फिर इसे कैसे किया है, इसको कैसे हल करते हैं, नीचे का नीचे गुणा ऊपर तिर्यक गुणा करते हैं। वही यहाँ पर किया है, देखिए नीचे का नीचे गुणा कर दिया, ऊपर तिर्यक गुणा किया। और फिर यहाँ जो हर है 12 - x 12 + x, यहाँ पर एक सूत्र लगेगा a - b a + b का, इसे a² - b² कहते हैं। तो ये सूत्र लग गया और ये ब्रैक ये गुणा कर दिया, 36 × 12 36 × x, ये हल किया। फिर यहाँ पर +36x - 36x कट जाएगा, 432 + 432 864, 12 का वर्ग 144 x², फिर तिर्यक गुणा हो गया और यहाँ पर एक वर्ग समीकरण बना, वर्ग समीकरण बना है। यहाँ पर कैसा वर्ग समीकरण है, केवल पहला और तीसरा पद है सीधा। तो वर्ग समीकरण हम लोग हल कर चुके हैं। 8x² को मैंने लेफ़्ट साइड में ले लिया है, 8 को फिर राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। कैंसिल करेंगे तो x² 36 आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे तो x = 6, यानी नदी के प्रवाह का वेग 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये फाइनल आंसर आपको इस रूप में लिखना बहुत ज़रूरी है, इसमें हाफ मार्क्स होता है। अब आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8, जिसमें दिया है कि पिंटू को कोई काम करने में निशु से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं। यदि दोनों मिल करके उसी काम को 4 दिन में कर लेते हैं तो प्रत्येक को वह काम करने में कितने दिन लगेंगे, ये सवाल है। तो ये काम और दिन और व्यक्ति, इस तरह के जो सवाल होते हैं, इसे ऐसे सारणी में लिखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है। देखिए सारणी सिर्फ समझने के लिए है, रफ वर्क है, सारणी में कोई मार्क्स नहीं है या कोई स्टेप नहीं है, सिर्फ समझने के लिए एक सारणी मैंने यहाँ बनाई है। देखिए क्या है कि काम और दिन, ये 2 चीज़ें हैं और 2 लोग हैं यहाँ पर, निशु और पिंटू। पिंटू को निशु से 6 दिन ज़्यादा लगते हैं काम करने में, तो निशु को मैंने मान लिया कि माना वो एक पूरा काम करने के लिए x दिन लगते हैं निशु को, तो पिंटू को 6 दिन ज़्यादा लगेंगे वो पूरा काम करने में, x + 6 दिन हो गया।
अब जब एक काम x दिन में हो रहा है तो एक दिन में कितना होगा 1/x, ये तिर्यक गुणा हो गया। जैसे x के जगह पे यदि आप 1 लिख रहे हो तो x को यहाँ ले नीचे शिफ्ट कर दीजिए, तिर्यक गुणा जैसे करते हैं। तो x के जगह पे 1 लिखेंगे तो ये 1 की जगह पे 1/x हो जाएगा। तो निशु का एक दिन का काम 1/x। ऐसे ही पिंटू का एक दिन का काम, यहाँ x + 6 की जगह पे 1 लिखना है तो 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 1/x + 6। तो पिंटू का एक दिन का काम 1/x + 6। फिर दोनों मिल करके दोनों का एक दिन का काम, तो ये 1/x और ये 1/x + 6 दोनों प्लस कर दिया। तो दोनों मिल करके एक दिन में दोनों का किया गया काम ये आ गया। अब दोनों का 4 दिन का काम, यहाँ एक में 4 से गुणा किया तो यहाँ सब में 4 से गुणा हो जाएगा। 1/x में भी 4 से गुणा हो गया, 1/x + 6 में भी 4। तो ये 4 दिन का काम है। लेकिन सवाल में क्या दिया है कि 4 दिन में दोनों मिल करके उस पूरे काम को कर लेते हैं, यानी ये जो काम है ये पूरा एक काम के बराबर है, कंप्लीट वर्क है ये, कंप्लीट वर्क यानी कि 1। तो यहाँ पर ये समीकरण बन रहा है कि 4/x + 4/x + 1 = 1। अब देखिए सारणी की सहायता से ही जो मैंने सारणी बनाई है उसी को आपको हल करना है। यहाँ से आपका मेन स्टेप चालू होता है। या परीक्षा में इसी तरह से लिखना, ये टेबल की ज़रूरत नहीं है, आप रफ वर्क कर सकते हैं यदि आपको टेबल ज़रूरी लगता है तो। टेबल आपको सहायक है यदि सहायता करता है तो। देखिए पहली लाइन मैंने क्या लिखा, माना निशु को एक काम करने में x दिन लगते हैं। तो वह यही यहाँ भी मैंने वही लाइन लिखा, माना निशु को वह काम करने में x दिन लगते हैं, इसलिए पिंटू को वह काम करने में x + 6 दिन लगेंगे। पिंटू को वह काम करने में x + 6 दिन लगेंगे। फिर निशु का एक दिन का काम 1/x, यहाँ पर भी मैंने वही लिखा, निशु का एक दिन का काम 1/x। पिंटू का एक दिन का काम 1/x + 6, यहाँ भी वही लिखा, पिंटू द्वारा एक दिन का काम 1/x + 6। दोनों मिल करके एक दिन में किया गया काम, तो दोनों का एक दिन का काम ये प्लस कर दिया। फिर दोनों कम 4 दिन का काम, तो दोनों का 4 दिन का काम, ये वाला स्टेप। तो यही पूरी सारणी को मैंने सेंटेंस में इस तरह से लिखा है। फिर ये समीकरण बन गया। ऐसे समीकरण में क्या होता है कि नीचे का नीचे गुणा, ऊपर तिर्यक गुणा करते हैं। ये किया, ये ब्रैकेट हल कर दिया, 4 से अंदर गुणा करके 4x 8x + 24 तिर्यक गुणा हो गया। ये वर्ग समीकरण बन गया। 24 का गुणनखंड घटाने पे 2 आना चाहिए, तो 6 चौक 24, 6 में से 4 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये अब यहाँ पे ये माइनस है तो यहाँ भी माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसलिए बीच में प्लस आ गया। इस तरह के समीकरण हम लोग हल कर चुके हैं। तो यहाँ x के 2 मान मिलेंगे, एक x = 6, x = -4। ऋणात्मक मान को हमेशा नेग्लेक्ट कर देना है, अवॉइड करना है और ऐसे लिखना है। देखिए x इज़ नॉट इक्वल टू -4, क्योंकि दिनों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए x = 6 होगा। तो इसलिए निशु को वह काम करने में 6 दिन लगेंगे, पिंटू को वह काम करने में उससे 6 दिन और लगेंगे, यानी x + 6, 6 + 6 12 दिन लगेंगे। पिंटू को वह काम करने में 12 दिन लगेंगे। अब 9वां सवाल देखिए। 9वां सवाल क्या दिया है कि 460 में किसी प्राकृतिक संख्या से भाग देने पर जो भागफल है वो भाजक के 5 गुने से 6 अधिक मिलता है और शेषफल 1 मिलता है। तो भाजक और भागफल ज्ञात करो। तो सवाल को मैंने इस तरह से एक संकेत में लिख दिया है, ये भी एक रफ पार्ट है, इस पे मार्क्स नहीं है, ये समझने के लिए मैंने यहाँ ये किया हुआ है कि 460 में x से भाग दिया है तो भागफल क्या मिल रहा है, उसी x के 5 गुने से 6 अधिक यानी 5x + 6 मिल रहा है और शेषफल 1 मिल रहा है। तो यहाँ देखिए ये भाजक है, ये भागफल, ये भाजक, ये शेषफल है। अब सेंटेंस में इसे कैसे लिखेंगे, सवाल हल करते समय माना भाजक बराबर x, इसलिए भागफल बराबर 5x + 6 शर्तानुसार। अब यहाँ पर एक सूत्र है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। यहाँ भाज्य का मान भाजक, भागफल और शेषफल का मान डाल दिया, ये x का अंदर गुणा कर दिया ब्रैकेट में, फिर एक वर्ग समीकरण बन गया। इसमें इस तरह के समीकरण में क्या करते हैं, ये 5 का 459 में गुणा करते हैं पहले। तो 5 का 459 में गुणा किया तो ये 2295 आ गया।
और इसका गुणनखंड देखिए कैसे किया, 2295। मैंने यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर दिया है। देखिए अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये देखिए 5 या 15 या 45, 5 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 45 आ रहा है, और 17 इंटू 3 17 तिया 51 आ रहा है। 51 माइनस 45 करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये 2 हमें गुणनखंड प्राप्त हो गए। यहाँ पहला चिन्ह प्लस है तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस तो बीच में माइनस। फिर हल कर दिया, यहाँ पर सिर्फ x कॉमन है, यहाँ पर 9 कॉमन। फिर जैसे हम लोग सवाल हल करते हैं, जो ऋणात्मक वैल्यू मिलेगी उसे नॉट इक्वल लिख देना है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ऋणात्मक नहीं होती। सवाल में x प्राकृतिक संख्या है, तो x बराबर 9 आ गया, यानी भाजक बराबर 9। भागफल 5x + 6 हमने माना हुआ था शर्त के अनुसार, तो x का मान डाल दिया और भागफल 51 आ गया। अब 10वां सवाल क्या है, चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज दिया है जिसमें भुजा AD और भुजा BC दोनों बराबर है और इसका मान x-2 है। इसकी ऊंचाई AM x-4 है और जो DC है वो 2x + 1 है। हमें इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD 33 दिया हुआ है। तो हमें यहाँ पर भुजाओं का माप ज्ञात करना है, यानी AB BC CD, ये समलंब चतुर्भुज की भुजाएं ज्ञात करनी है। तो देखिए हल कैसे करेंगे। चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज है, AB समांतर CD दिया है। ये सवाल एक कृति के रूप में है, तो कृति के रूप में जो सवाल होता है उसमें परीक्षा में बेटा आपको सारे स्टेप लिखने होते हैं। कई लोग क्या सोचते हैं कि केवल जो बॉक्स है वो बना के और उसका आंसर लिख के चले आएंगे, तो ऐसा नहीं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे, पूरा सवाल ही कट हो जाएगा, 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए आपको सारे स्टेप्स लिखने हैं। तो एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो वही पे यहाँ पर फार्मूला लगा है, 1/2 समांतर भुजा क्या है AB + CD गुणे ऊंचाई। ऊंचाई यहाँ पर AM है, तो ये बॉक्स में AM आ गया। अब AM का मान कितना है, x-4 है, तो AM की जगह पे अगले बॉक्स में x-4 आ गया। यहाँ पर तिर्यक गुणा हो गया 33 गुणे 2, तो 66 हो गया। और ये यहाँ पर x-4 एज इट इज़ नीचे उतार दिया। अब यहाँ पर 2 ब्रैकेट हैं, 2 ब्रैकेट का गुणा कैसे होता है, एक बार 3x का पूरे ब्रैकेट में गुणा, फिर +1 का पूरे ब्रैकेट में गुणा। तो इस तरह से मिलेगा। 66 को हम लेफ़्ट साइड में राइट साइड में ले लेंगे, तो एक वर्ग समीकरण मिल गया। अब बॉक्स कैसे भरेंगे, -11x है, अब यहाँ प्लस दे दिया है तो ये -11x बॉक्स के अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ ये माइनस यहाँ दे दिया है तो बॉक्स में सिर्फ 70 आ जाएगा। अब इसे हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, पहले तो ये 3 का 70 में गुणा हो जाएगा, 210 हो जाएगा। 210 का ऐसा गुणनखंड करना है कि माइनस करने पे 11 आना चाहिए। तो गुणनखंड क्या मिलेंगे, 21 दहम में 210, 21 में से 10 को माइनस करेंगे तो 11 आ जाएगा। तो ये विस्तार कर दिया, कॉमन ले लिया, फिर या तो ये 0 या तो ये 0, ये वैल्यू ऋणात्मक आ गई, क्योंकि परंतु लंबाई ऋणात्मक नहीं होती, इसलिए x कैन नॉट इक्वल टू -10/3, तो x का मान केवल 7 होगा। तो AB जिसे हमने x माना था वो 7 हो गया। CD का मान 2x + 1 दिया है, तो हमने यहाँ x का मान डाल दिया, CD भी मिल गया। AD बराबर BC x-2 है, x का मान डाला तो ये 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये 10वां सवाल भी हल हो गया। तो ये 4 सवाल आप अच्छी तरह से आपको करना है और इसे हल करके ग्रुप में भेजना है। धन्यवाद।